हाँ कर देखिए, संजय बाबू आ गए हैं। चालू है। अच्छा, तो आइए हम लोग बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू में कुछ तो हम बताया था शायद, है ना, कि इसका जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स। और ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है मोनोलॉकुलर और दूसरा हो सकता है मल्टीलॉकुलर। मोनोलॉकुलर में सेल जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये फैट ग्लोब्यूल है और ये साइटोप्लाज्म। लेकिन मल्टीलॉकुलर जो आप ले रहे थे उसमें एक से ज्यादा फैट ग्लोब्यूल दिख रहा था, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, तो इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक, और ये पाया जाता है इन वाइट फैट और ये पाया जाता है इन ब्राउन फैट। अब देखिए, ये जो ब्राउन फैट है इसका कलर है ना, तो इसकी जो कलर होती है वो होती है ड्यू टू साइटोक्रोम। साइटोक्रोम एक पिगमेंट होता है, और साइटोक्रोम में कौन सा एलिमेंट होता है जी? साइटोक्रोम आपने नाम सुना होगा। साइटोक्रोम में कौन सी पिगमेंट होती है? आयरन, है ना। साइटोक्रोम में आयरन होता है, तो ब्राउन। ठीक, अब देखिए दूसरी बात क्या होती है कि इट प्रोड्यूसेस, इसमें एक तो ये बात हो गई कि ब्राउन फैट में होता है, और इसकी तुलना में यहाँ पर मोर साइटोप्लाज्म यहाँ पाया जाएगा, और जब साइटोप्लाज्म ज्यादा है तो मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर यहाँ पे ज्यादा रहेगी, साइटोप्लाज्म भी ज्यादा रहेगा। अब देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस कहते हैं, और जब इसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगी तो ये प्रोड्यूसेस 20 टाइम्स मोर हीट देन व्हाइट फैट। ठीक, और इस कारण से ये पाया जाता है कहाँ? इन न्यूबॉर्न बेबी एंड हाइबरनेटिंग एनिमल्स। हाइबरनेटिंग एनिमल्स का मतलब आप समझते होंगे, समझते हैं जी, समझती हो ना। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, है ना, ये होता है विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन का मतलब समर स्लीप। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। ठीक, और व्हाइट फैट में कंपैरेटिवली आप जाइएगा तो यहाँ ये मोनोलॉकुलर कंडीशन हो गई, और इसमें क्या हो जाएगा? लेस साइटोप्लाज्म होगा एंड एम्प्टी का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, और जब हीट को कंपेयर कर दिए तो आप तो समझ ही गए कि ये 20 गुना ज्यादा है, मतलब ये कम हीट जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, है ना। अच्छा, अब देखिए, ये जो एडिपोज टिश्यू है ये कहाँ पाया जाता है? ठीक, तो ये जो एडिपोज टिश्यू है इसका रोल क्या होगा? तो रोल इसका अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे थर्मल इंसुलेशन। ठीक, और एक्सटर्नल शेप टू बॉडी। देखिए, आपका जो बॉडी शेप है, स्पेशली ये सवाल आता है मेल और फीमेल में। फीमेल की जो बॉडी शेप है वो मेल की तुलना में डिफरेंशियल फैट डिपोजिशन के कारण होता है ना।
ठीक, जैसे मेल में फैट डिपोजिशन शोल्डर रीजन में होता है, फीमेल में फैट डिपोजिशन हिप रीजन में होता है। ठीक, तो इसके कारण सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी पैदा होता है, और जो फीमेल की एक्सटर्नल बॉडी कंटूर है, जो शेप है, वो इसके कारण आता है। तीसरी बात यहाँ पर क्या आ जाएगी, अब देखिए, पैनिकुलस एडिपोज, पैनिकुलस एडिपोज, ठीक, और आपने नाम सुना होगा ब्लबर। तो ब्लबर, आप में ब्लबर पाया जाता है? नहीं। किसमें ब्लबर मिलता है? वेल में मिलता है ना। और एलिफेंट में भी स्किन के नीचे मोटा लेयर फैट का होता है, आप में मोटा लेयर फैट का नहीं होता। तो थिन सब क्यूटेनियस लेयर है ना, जो प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं ये पैनिकुलस एडिपोज। ये क्या हो गया? दिस इज थिन सब क्यूटेनियस लेयर, जैसे आपके शरीर में भी पाया जाता है। तो आप में पैनिकुलस एडिपोज हम लोग कहेंगे कि है। लेकिन आप कहते हैं ब्लबर, तो ये ब्लबर क्या होता है? ये होता है थिक सब क्यूटेनियस लेयर, सब क्यूटेनियस लेयर, ठीक, लाइक इन एलिफेंट में भी आप देखेंगे और वेल में भी देखेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए कहाँ कहाँ फैट डिपोजिशन है, सो आप देख रहे हैं। यहां पे आपने देखा, ये देख लिया, हम्प, टेल ऑफ मैरिनो शिप के टेल में डिपोजिट होता है। ठीक, इसके अलावा अब देखिए, ये तो अलग अलग एनिमल्स में कहाँ कहाँ फैट डिपोजिट है, ये आप देख रहे हैं, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि थर्मल इंसुलेटर, एक्सटर्नल शेप, रोल के अलावा, और इसमें हम क्या कहेंगे कि फैट जो होता है वो क्या करता है, तो फैट का और है रोल कि ये सॉल्वेंट का काम करता है, एनर्जी सोर्स का काम करता है। एनर्जी सोर्स, सॉल्वेंट आप समझते हैं किसके लिए? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। आपके शरीर में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन, जो देखिए आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होगा वो फैट ओरिजिन का ही होगा, जैसे विटामिन डी, है ना। आप कहते हैं ना धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी मिलेगा, है ना। तो धूप में क्या, अभी जो 12 बजे वाला धूप में कोई भी इंडिविजुअल विटामिन डी नहीं ले पाता, ठीक, क्योंकि सुबह कोई उठता ही नहीं। अगर आप सुबह उठ के, मान लीजिए सूर्योदय के, हम भी नहीं उठते हैं, सूर्योदय के पहले अगर उठ गए आप उठते हैं जी, सूर्योदय के पहले उठ गए तो लोग आपको पूछेंगे आश्चर्य से, अरे क्या बात है, सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, ठीक, या बोलेंगे पुराने ख्याल का है, समझ गए, ठीक है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है उसको, है ना, उससे फायदा। तो ये सॉल्वेंट हो गया, फैट सॉल्वेंट, तो विटामिन डी हो गया, के हो गया, ई हो गया, ये सभी विटामिन फैट ओरिजिन के होते हैं, इसीलिए उनमें। और एनर्जी सोर्स में इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। 1 ग्राम, 1 यूनिट फैट को ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो उससे जितना हीट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जो बच्चे 11 के लिए, उनके लिए मैं लिख दूं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, दिस इज amount of heat generated on complete oxidation of 1 gram of fuel। यहाँ पे फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। और कैलोरीफिक वैल्यू इसका
जो होता है वो 9.1 किलो कैलोरी। कहीं कहीं किताब में आप देखेंगे 9.2, 9.3 भी, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये बहुत हाई होता है, ठीक है। जबकि कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा तो 9.1 के आसपास होता है, सॉरी 4.1, तो डबल से भी ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं ना कि फैट जो है वो फिक्स डिपॉजिट है, आपको घर में इकट्ठा करना है फ्यूचर के लिए, तो सोना खरीद के रखिएगा कि आलू खरीद के रखिएगा? ऑब्वियसली सोना खरीद के रखिएगा। 10 ग्राम में आजकल सुनते हैं 60,000 चला गया, जाने वाला है सोना का भाव, है ना, 64,000, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ कितना के आसपास है जी? अभी कितना चल रहा है? अभी का नहीं पता है, अभी तो 60 नहीं है, कितना? 58 अभी अभी कितना रेट है? अभी तो कम ही होगा, डेली से चेंज होता है। डेली तो चेंज होता ही है, लेकिन उतना चेंज नहीं होता है ना। चलिए, मुझे बता रहे थे एक आदमी कि 64 तक जाएगा, फिर गिरेगा तो 45 आएगा। एक बिजनेसमैन है, इसी में तो बता रहे, तो इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी। इसके अलावा देखिए जो वाइटल ऑर्गन्स आपके शरीर में होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे किडनी, उसके चारों तरफ भी फैट की डिपॉजिट होती है ना। प्लस बोन मैरो बनाने में भी इनका रोल होता है, तो बोन मैरो की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ये एडिपोज टिश्यू खत्म हो गया। एडिपोज टिश्यू में ये याद रखिएगा आप, मोनोलोकुलर और, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों को लेना है एरियोलर टिश्यू खत्म। लूज जो था ना, लूज या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो उसमें एक हमने एरियोलर लिया और दूसरा क्या ले लिया? एडिपोज लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में चलिए अब हम लोग बात करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू नाम ही बता रहा है कि फाइबर और सेल जो है वो डेंसली पैक्ड होगा, ज्यादा पैकिंग होगी, क्लोज, ठीक है। तो चलिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं हम लोग। तो आइए जी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऐसा ले लेते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो हम कहेंगे कि क्लोज पैकिंग रहेगा ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स, और सेल्स में स्पेशली आप चले जाइए फाइब्रोब्लास्ट्स में से, फाइब्रोब्लास्ट्स, ठीक। अब जो डेंस है, तो डेंस में दो तरह का होता है, डेंस रेगुलर, एनसीईआरटी में जाइएगा तो बहुत शॉर्ट में निपटा दिया गया है इसको, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। तो जैसे मान लीजिए कि एक कोई स्लाइस लेते हैं डेंस रेगुलर का, तो आप देखिएगा कि इसके अंदर जो फाइबर्स हैं वो फाइबर्स इस तरीके से रहेंगे, रेगुलरली अरेंज रहेंगे फाइबर्स, ऐसे, है ना, ऐसे फाइबर्स रहेंगे इस तरीके से, और इनके बीच में देखिए ऐसा सेल रहेगा, फाइब्रोब्लास्ट सेल, इस तरीके से, ये देखिए ऐसा रहेगा, है ना। तो ये देखिए ये, और बीच में ये सब मैट्रिक्स वगैरह रहेगा, ये रेगुलर अरेंजमेंट हुआ। और इरेगुलर में क्या मतलब क्या हुआ, इस तरीके का ले लीजिए और इरेगुलर अरेंजमेंट कर दीजिए, ये फाइबर्स है, ये ऐसा है, ठीक है ना, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे इस तरीके से सेल को रख दीजिए, ये सेल को रख दीजिए, तो ये क्या आ गया? इरेगुलर आ गया, है ना। अब देखिए ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू आप लेते हैं उसमें किस फाइबर का एबंडेंस है, क्योंकि फाइबर तो आप पढ़े हैं कि व्हाइट फाइबर भी होता है, येलो फाइबर भी होता है, रेटिकुलर फाइबर भी होता है, तो किस फाइबर का एबंडेंस है उस हिसाब से अब जब हम चलेंगे तो देखेंगे कि इसमें पहला ले लिए हम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा वो क्या हो जाएगा, व्हाइट फाइबर्स इसमें रहेंगे, है ना। तो ये क्या रहेगा, बिल्कुल रिच इन व्हाइट फाइबर्स। अब देखिए जो व्हाइट फाइबर्स का अगर ये रहेगा, तो व्हाइट फाइबर का मतलब कौन सा प्रोटीन, बोलो बालिके, कौन सा प्रोटीन व्हाइट फाइबर्स में है? देखो
बताओ तो क्या बालक? अरे ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? बोलिए। व्हाइट फाइबर में कोलेजन प्रोटीन रहता है ना, और येलो फाइबर कहेंगे तो इलास्टिन प्रोटीन, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू रिच इन व्हाइट फाइबर होगा। अब इसको दो तरह से डाल दो, एक कॉर्ड और एक सीट। तो देखो, कॉर्ड का मतलब क्या होता है? धागा। धागा से क्या करते हैं? धागा से किसी चीज को कवर करते हैं कि बांधते हैं? बांधते हैं, ठीक है। और सीट या सीथ रहेगा तो उससे क्या करेंगे? कवर करेंगे। बुझा गया ना बात? तो ध्यान दीजिए। अब ये जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपने लिया, इसको दो टाइप में रख दीजिए। एक ले लीजिए कॉर्ड। कॉर्ड मतलब धागा, ऐसा धागा जो इन इलास्टिक होगा। और दूसरा क्या ले लिए? सीट या शीट ले लीजिए, ठीक है। ऐसा आ जाएगा, समझ गए? तो अब आइए, ऐसा कॉर्ड जिसमें इलास्टिसिटी नहीं है वह हो गया टेंडन। क्या हो गया? इलास्टिसिटी नहीं रहता है इसमें, समझ गए? और टेंडन में व्हाइट फाइबर्स का एबंडेंस रहेगा। और टेंडन किसको जोड़ता है? मसल को बोन से, मतलब बोन से मसल को जोड़ता है, ठीक। तो जो बच्चे 11 के हैं उनके लिए लिख दूं, इट दिस कनेक्ट्स मसल, ये मसल टू, ठीक। अब आइए, इसके बाद सिथ में आ जाइए। सिथ मैंने कवर करना, ठीक। तो देखिए, ऐसा सिथ जिसमें इलास्टिसिटी नहीं हो, जो अपनी फिक्स जगह पर रहे। जैसे आपका जो ब्रेन है वो खोपड़ी के अंदर प्रोटेक्टेड है। खोपड़ी बोलते हैं तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। हिंदी शब्द आजकल सुनने में अच्छा कहाँ किसी को लगता है। हिंदी में खोपड़ी ही बोलते हैं इसको, है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? है ना, स्कल, ठीक। तो ब्रेन के चारों तरफ देखिए, इसके बाद मेनिंजेस होते हैं। ब्रेन को कवर करने वाले मेम्ब्रेन को मेनिंजेस कहते हैं, है ना। और आप में 3 लेयर में मेनिंजेस होता है। सबसे बाहर वाला ड्यूरा मैटर, है ना, ड्यूरा मैटर। और उसके बाद होता है एरिकनॉइड मेम्ब्रेन, और फिर इसके बाद पाया मैटर, है ना। तो ड्यूरा मैटर जो है, ऐसा होता है क्या कि ब्रेन कभी ऐसा फैल जाएगा, कभी सिकुड़ जाएगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। ख्यालात फैल सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, ब्रेन तो ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, ब्रेन की जो शीथ होती है ब्रेन को कवर करने वाला, और याद रखिए ये कवर बड़ा मजबूत होगा। क्यों? व्हाइट फाइबर का बना हुआ है, ठीक। तो क्या क्या आ जाएगा? देखिए, ड्यूरा मैटर, ये ब्रेन को कवर करता है। इसके बाद देखिए, बोन के चारों तरफ कवर करने वाला। चारों तरफ का मतलब होता है पेरी। पेरी मीन्स अराउंड, पेरीमीटर बोलते हैं। और बोन मतलब ऑस्टिया, पेरी ऑस्टियम, ये हो गया बोन के चारों तरफ कवर करने वाला। तो देखिए हो गया क्या? पेरी ऑस्टियम। फिर कार्टिलेज के चारों तरफ कवर करेंगे, पेरी ऑस्टियम हो गया। अब पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए, मसल के चारों तरफ पेरीमाइशियम पढ़े थे ना आप, इपीमाइशियम, पेरीमाइशियम पढ़े थे, है ना। मसल मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू का सिर्फ होता है ना। तो पेरीमाइशियम ले लीजिए। ये सब जो है ये शीट हो गया, ठीक, ये चीज है ना। अब देखो एक बात और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में इस तरीके से अलग करके नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़िएगा तो सब पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में जब आप इरेगुलर को पढ़िएगा तो देखिए, एनसीईआरटी में इरेगुलर का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, पढ़िए।
एनसीईआरटी में इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में देखिए, डेंस में इरेगुलर का एग्जांपल देखिए, दिया हुआ है स्किन रिलेटेड एग्जांपल, डर्मिस ऑफ स्किन। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कुछ है? नहीं मिला, नहीं मिला, बोलिए मिला कि नहीं? नहीं मिला, टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, पढ़िए, एनसीईआरटी में पढ़िएगा डेंस। तो देखिए ये हो गया व्हाइट फाइब्रस। अब चले जाइए दूसरा येलो फाइब्रस में आ जाइए, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके अंदर ले लीजिए आप बी, ये हो गया येलो फाइब्रस, सीटी, ये देखिए। तो फिर ये रिच इन येलो फाइबर हो, और येलो मतलब इलास्टिक है ना, तो हम लोग कह देंगे कि फिर ये हो गया रिच इन इलास्टिक फाइबर्स, और इलास्टिक फाइबर है तो फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर आप कर दीजिए कॉर्ड, और फिर कर दीजिए शीट, इलास्टिसिटी होगी जहां पे, है ना, शीट शीट है या शीट कर दीजिए। तो कॉर्ड में यहां इस बार ले लीजिए लिगामेंट, इलास्टिसिटी होता है लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट जब आप ले लेंगे तो ये कनेक्ट करता है बोन को बोन से, कनेक्ट बोन टू बोन, ये हो गया लिगामेंट, इलास्टिसिटी है, यहाँ इलास्टिसिटी नहीं है। और कभी कभी क्या होता है ना कि आपका पैर मुड़ जाता है, कहते हैं ना मोच आ गया, है ना, एक्सेसिव पुलिंग, एक्सेसिव खिंचाव अगर हो जाए लिगामेंट में, एक्सेसिव पुलिंग अगर लिगामेंट की हो जाए, ऑफ लिगामेंट, तो स्प्रेन बोलते हैं इसको, एक्सेसिव पुलिंग अगर हो जाए, है ना। और देखिए सीथ में चले आए तो ये ऐसी जगह पे रहेगा जहां पर इलास्टिसिटी हो। तो जैसे ब्लड वेसल्स में ले लीजिए, लंग्स का जो अल्वियोलाई होता है, अल्वियोलाई, है ना, तो सांस लीजिएगा तो थोड़ा क्या हो जाएगा, डिस्टेंशन होगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर सिकुड़ेगा, ऐसे। तो आप ले लीजिए इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में ले लीजिए, है ना, लंग्स, अल्वियोलाई। अब देखिए अल्वियोलाई अगर लंग्स मैंने लिखा तो अल्वियोलाई के साथ लंग्स लिखना जरूरी है क्या? बिना लंग्स लिखे अल्वियोलाई लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा? बोलेंगे नहीं चलेगा, क्योंकि अल्वियोलाई लंग्स में है। और अल्वियोलर स्ट्रक्चर, आप जो पास आउट वाले बैठे होंगे वो जानते हैं कि मैमरी ग्लैंड का सेक्शन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी अल्वियोलाई होते हैं, इसलिए लंग्स है ना। तो ये आपका येलो फाइबर्स हो गया। और तीसरा रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर टिश्यू। तो रेटिकुलर टिश्यू को लिम्फोइड टिश्यू भी कहते हैं, है ना। ये क्या करता है, तो ये जो है बनाता है, या इसको अलग से लिख लेता हूं, अलग से इसको लिख लीजिए, डेंस का हो गया ना। अब इसमें चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ये क्या बनाता है, ये बनाता है दिस मेक फ्रेमवर्क ऑफ lymphoid tissue, lymphoid tissue। जैसे स्प्लीन lymphoid टिश्यू मैंने बताया था, ऐसे टिश्यू जो बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। तो जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन हो गए, लिम्फ नोड्स हो गए, ये सब lymphoid टिश्यूज होते हैं। तो बहुत ही आसान है, रेटिकुलर है तो रेटिकुलर फाइबर रहेगा, येलो फाइब्रस है तो इलास्टिक रहेगा, इस तरीके से, ठीक। तो चलिए ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में अब हम लोग बात करने वाले हैं बोन और कार्टिलेज की,
ठीक है, तो चलिए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ते हैं। टिश्यू में बहुत है, लंबा है ना, तो हम लोग उतना ही पढ़ें जितना हम लोगों को जरूरत है, आगे फिजियोलॉजी के हिसाब से भी और अपने स्कूल एग्जाम्स और कंपटीशन के हिसाब से भी। तो हम लोग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करने जा रहे हैं। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग दो बातें पढ़ने जा रहे हैं। एक पढ़ने जा रहे हैं क्या, और दूसरा पढ़ने जा रहे हैं बोन, और तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैस्कुलर या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड एंड लिम्फ। इसमें होता है ब्लड और लिम्फ, ऐसा होता है। तो हम लोग कार्टिलेज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, कार्टिलेज की स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं, है ना। कार्टिलेज की स्टडी को आप कहेंगे कॉन्ड्रोलॉजी। और कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स, या कहीं कहीं किताब में पढ़िएगा तो कॉन्ड्रियोसाइट्स ऐसा लिखा रहता है। एनसीईआरटी में तो शायद कुछ लिखा हुआ है, नहीं क्या है, कॉन्ड्रियो है कि कॉन्ड्रो है, कॉन्ड्रो है एनसीईआरटी में। चलो ठीक है, तो इसी को आप लोग यूज करेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक। अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो मैच्योर सेल्स होते हैं, और एक सेल होता है देखिए कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट्स जो होते हैं वो एक्टिव सेल्स होते हैं काफी, और ये डिवाइड होगा तो कॉन्ड्रोसाइट्स बनाएगा। ये डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बनाएगा, और वो सेल जब मैच्योर हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाएंगे, है ना। ठीक, चलिए। अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ये लाई इन स्पेस, सेल्स लाई इन स्पेस, जिसको लैकुना कहा जाता है। एक खास स्पेस में ये सेल रहते हैं, है ना, उस सेल को लैकुना कहते हैं। जैसे ये एक हो गया खाली जगह, लैकुना मतलब खाली जगह, ठीक। और इस खाली जगह के अंदर देखिए एक से ज्यादा सेल्स रहेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए कि ये हमने बना दिया कि ये 2 सेल इसमें प्रेजेंट है, 3 सेल भी हो सकता है, 4 सेल भी हो सकता है, ठीक। तो यूजुअली लैकुना में हम क्या कहेंगे, मोर देन 1 सेल्स, मोर देन एक सेल्स लैकुना के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद ये तो सेल की बात हो गई, और दूसरी बात इसमें क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स लेंगे। तो मैट्रिक्स में एक खास प्रोटीन यहां मिलेगा जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रीन प्रोटीन। कॉन्ड्रो सब कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रीन प्रोटीन, और मैट्रिक्स का नेचर वैरी करता है, ठीक। फाइबर का एबंडेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। अब देखिए, कवरिंग जो ले लेंगे आप बाहर से, कवरिंग, है ना। तो कवरिंग को हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पढ़ाया था कि बाहर से जो कवर होता है वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का होता है। क्या बोलते थे उसको, पेरिकॉन्ड्रियम। क्या बोलते थे उसको, पेरिकॉन्ड्रियम। अब देखिए, अभी जो आप पहले पढ़े वो यहाँ यूज आ रहा है। कोई पूछेगा कि पेरिकॉन्ड्रियम क्या है, तो आप बोलिएगा कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। अब देखिए अगली बात, बोन का जो मैट्रिक्स होता है या कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती मैट्रिक्स में, ठीक है।
मैट्रिक्स के अंदर। ठीक, जैसे मान लीजिए कि दीवार है, तो दीवार के अंदर बिजली का तार दौड़ता है कि दीवार के अंदर पाइप डालते हैं तब बिजली का तार दौड़ता है? पाइप में कोई मान लीजिए कंक्रीट का पिलर बना हुआ है, तो उसके अंदर पूरा पाइप इधर से उधर नहीं होगा ना, उसके अंदर पाइप, उसके अंदर बिजली का तार इधर उधर पूरा नहीं होगा, पाइप डालेंगे उसी में पाइप जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये कवरिंग जो होता है, पेरिकॉन्ड्रियम जो होता है, इसमें ब्लड सप्लाई होती है। ठीक, ये होता है इसमें ब्लड सप्लाई, विद ब्लड सप्लाई, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए। ओके, अब कार्टिलेज के टाइप्स को देख लेते हैं हम लोग। कार्टिलेज कितने तरह का होता है ना? तो फटाफट कार्टिलेज के टाइप्स को देखते हैं। देखिए कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है ना? तो ये देखिए, अब इसके टाइप्स पे चले जाते हैं। टाइप्स, तो पहला जो टाइप है वो है हायालाइन कार्टिलेज। हायालाइन कार्टिलेज, इसके मैट्रिक्स में फाइबर्स बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, और ये एकदम शीशे की जैसा होता है, ग्लास लाइक, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट समझते हैं क्या? लाइट क्रॉस करेगा तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ट्रांसल्यूशन। हाँ, थोड़ा ओपेक टाइप का, है ना? तो ट्रांसल्यूसेंट जो है, स्कूल में पता है कैसे ट्रांसल्यूशन समझाते हैं? स्कूल में एक पेज लेते हैं और किसी बच्चे के सिर पे पेज को ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं, समझ गए? और इसके बाद थोड़ा लाइट उसमें से आने जाने लगता है, वो हो गया ट्रांसल्यूसेंट। तो इसका जो हायालाइन मतलब बिल्कुल ग्लास के जैसा, तो हम कहते हैं कि ये ग्लास लाइक होगा, और इसकी जो मैट्रिक्स हो गई उसको आप कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट। ठीक, अब यह जो हायालाइन कार्टिलेज है, ये बॉडी में बहुत जगह पाया जाता है। आपको पता है कि आप में कितनी हड्डियां होती हैं? आप में कितना है? आपका तो हाइट कम है थोड़ा, तो कम होगा हड्डी क्या? लो, तुम में ज्यादा बोन होगा कि इसमें ज्यादा बोन होगा? इसका हाइट थोड़ा ज्यादा है तुमसे, नहीं आइडिया? ठीक, 200 है ना? खली बली में भी 206 हड्डी और आप में भी उतना ही 206 हड्डी, समझे? हड्डी का नंबर क्या है? बोन का नंबर क्या है? 6। लेकिन जब आप पैदा हुए थे तो इतना ही था, ज्यादा था, समझे? है ना? 300 के करीब था। वो सब जैसे जैसे आप ग्रो करते गए ना, तो बहुत सारा जो हड्डी है छोटा छोटा, वो बहुत सारा फ्यूज करता चला गया। ठीक, और जब आप इम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं तो आपकी जो इंडोस्केलेटन बनती है, तो वो मोस्टली जो है वो कार्टिलेज का बनता है, मोस्टली कार्टिलेज का। ठीक है, और फिर धीरे धीरे कार्टिलेज के ऊपर ऑसिफिकेशन होने, उस कार्टिलेज के ऊपर कैल्शियम के सॉल्ट डिपॉजिट होने लगते हैं, और फिर बोन में बदल जाता है ग्रेजुअली। बोन भी आप पढ़िएगा कि अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हायालाइन कार्टिलेज है, अगर हम इम्ब्रियोनिक स्केलेटन देखें तो वो इसी का बना होगा, है ना? शार्क, शार्क, शार्क देखें, सुने हैं नाम? शार्क, SHARK, शार्क, है ना? जैसे आप किताब में फोटो देखते होंगे, स्कोलियोडॉन की फोटो दी हुई है आपकी किताब में, NCERT में, है ना? उसको डॉग फिश कहते हैं, कुत्ता मछली, है ना? डॉग फिश। आपको पता है डॉग फ्लावर भी होता है, शू फ्लावर भी होता है, सुने हैं ना ये सब? नहीं सुने हैं? अच्छा, चलिए आगे बढ़िए। तो मैट्रिक्स इसकी ट्रांसल्यूसेंट होती है। तो ये जो है हायालाइन कार्टिलेज इम्ब्रियोनिक इंडोस्केलेटन में ये पाया जाता है।
इंडोस्केलेटन ऑफ इलास्मोब्रैंक। ये देखिए, इलास्मोब्रैंक क्या होता है? कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस, जैसे शार्क मैंने कहा है ना, तो कार्टिलेजिनस फिशेस जैसे शार्क। फिश का नाम अलग अलग है ना, जैसे डॉग फिश, गिटार फिश, शॉ फिश, ग्लोब फिश, है ना, ये सब फिश का नाम है अलग अलग। ठीक, तो चलिए, तो कार्टिलेजिनस फिश हो गए, इसमें भी इंडोस्केलेटन। अब देखिए, आपके जो लंबे लंबे बोन होते हैं, लंबे लंबे बोन, जैसे शरीर का कोई लंबा बोन का नाम बताइए। तो लंबा बोन जो है वो एक दूसरे से जुड़ता है। देखिए, ये एक लंबा बोन है, कोई मान लीजिए कि ये एक कोई लंबा बोन आपने ले लिया ऐसा, और इधर से कोई लंबा बोन ले आया ऐसा। तो दो लंबे बोन जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक, तो इनकी जो सरफेस होती है, सरफेस यहाँ पे ये कार्टिलेज होता है, ठीक है, और जुड़ने को कहते हैं आर्टिकुलेशन। ठीक, तो जो कार्टिलेज आर्टिकुलेशन में मदद करता है, इसको कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? आर्टिकुलेशन मतलब जोड़ना। ठीक, जब आप बातचीत करते हैं, लिखते हैं, तो आप वर्ड्स को आर्टिकुलेट करते हैं टू मेक सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये सरफेस क्या हो गया? एट आर्टिकुलेशन सरफेस ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये हाइलाइन कार्टिलेज का होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ट्रेकिया में रिंग होता है। ट्रेकिया, ट्रेकिया समझते हैं आप? ट्रेकिया मतलब ट्यूब, है ना। ठीक, तो जो ट्रेकियल रिंग्स होते हैं, ट्रेकियल रिंग्स हो गए, ये भी इसी का बना हुआ है ना, इत्यादि इत्यादि, है ना। ठीक, बहुत से और एग्जाम्पल हैं आपके बॉडी में, तो जैसे जैसे आप पढ़िएगा, सब एग्जाम्पल एक जगह नहीं लिख करके याद ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए, हाइलाइन के बाद दूसरा आप ले लीजिए, तो आप ले लीजिए दूसरा, क्या हो जाएगा? फाइब्रस कार्टिलेज। ये देखिए जी, फाइब्रस कार्टिलेज हो गया दूसरा। फाइब्रस कार्टिलेज, फाइबर होगा इसमें, और फाइबर होगा तो व्हाइट फाइबर होगा, इसमें व्हाइट फाइबर होता है। इसका जो मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स के अंदर क्या रहेगा? तो इसके अंदर क्या रहेंगे? व्हाइट फाइबर्स। और व्हाइट फाइबर्स है तो बड़ा मजबूत हो जाएगा। ठीक, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन वो बड़ा रेस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत कम जगह पर होता है ना। कहाँ होता है बालक? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, इसको ऐसे लिखिए, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। हाँ जी, प्यूबिक, थोड़ा मुंह खोल के बोलो यार, प्यूबिक सिम्फेसिस, है ना। जैसे उड़ीसा में जाइएगा ना, है ना, उड़ीसा में जब हम जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं पढ़ाते के लिए, तो वहाँ के बच्चों को जब आप बोलते हैं, जब वहाँ के बच्चे, तो वो पूरा जबान नहीं खोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कुआं, पूरा खोल देते हैं, जितना जबड़ा खोल सकता है। वो लोग बोलेंगे कुआं, ऐसे कुआं, पूरा नहीं खोलते। तो चलिए, प्यूबिक सिम्फेसिस, तुम तो यहीं का है ना जी, झारखंडी है ना? सब झारखंडी तो बिहारी ही था, है ना, जैसे सब पाकिस्तानी हिंदुस्तानी था। चलिए आइए, तो व्हाइट फाइब्रस, ये ले लीजिए कनेक्टिव टिश्यू,
और ये जो कार्टिलेज होता है वो सबसे मजबूत होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। देखिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। ठीक, अब देखिए जब आप सोते हैं, है ना, और जब आप खड़े होके चलते रहते हैं तो लंबाई, ऐसा सुने हैं आप कि जब आदमी सोया होता है या आदमी निकल लेता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ऐसा सुने हैं? नहीं सुने हैं? लंबाई का 2-4 फीट थोड़ी ना बढ़ेगा। जब आप सोते होते हैं, है ना, लाइंग ऑन द बेड, तब आपकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक, फीट में नहीं, है ना, स्लाइटली। और जब आप खड़े होते हैं तो थोड़ा सा कम होता है ना। ऐसा क्यों होता है देखते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं समझने की। तो फाइब्रस कार्टिलेज स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया और इसका बॉडी में लोकेशन जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जगह पर रहेगा। ये नाम स्ट्रॉन्गेस्ट है तो कहाँ कहाँ रहेगा, तो देखिए इन्होंने एक बताया प्यूबिक सिम्फेसिस। देखिए कहाँ कहाँ रहेगा, तो इसकी लोकेशन जरा देख लेते हैं। लोकेशन, तो लोकेशन में एक ले लेते हैं हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हम लोगों के बैकबोन की यूनिट को वर्टिब्रा कहते हैं, सुने हैं? नहीं, बैकबोन में बहुत सारा यूनिट होता है। इमेजिन करो तो कि बैकबोन एक रॉड के जैसा होता तो झुक नहीं पाते, है ना, डांस कर पाते क्या? नहीं कर पाते, है ना। और सूर्य नमस्कार कर पाते? अब देखिए सूर्य नमस्कार बच्चा को पता ही नहीं होगा, बहुत लोगों को मालूम है? सूर्य नमस्कार अधिकांश यही समझता है छठ में जाते हैं ना तो ऐसे कर लेते हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज, है ना, हमको भी नहीं आता है। कोशिश करते हैं हम भी सीखने का, ठीक, चलिए सीखना चाहिए, आप लोग तो जरूर सीखना चाहिए, है ना। तो चलिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया। तो हम लोगों के बैकबोन में जो यूनिट होती है उसके बीच में ये रहते हैं एज कुशन एजेंट या एज पैड कह सकते हैं आप। जैसे एक वर्टिब्रा ये हो गया और ये देखिए दूसरा वर्टिब्रा हो गया, ये तीसरा वर्टिब्रा हो गया, इस तरीके से आप वर्टिब्रा ले रहे, तो इसके बीच में आप इस तरीके से इंटरवर्टिब्रल डिस्क डाल देंगे, है ना। इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऐसे रहता है। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है यहाँ पर भी जो इसका जो सेंटर, जैसे मान लीजिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क ले लिए, ठीक, तो इसकी जो सेंटर होती है ना, सेंटर, ये सेंटर में यूनिफॉर्म जो है इसका थिकनेस नहीं रहता या डेंसिटी नहीं रहता। सेंटर में एक हल्का सा डेलिकेट पॉइंट होता है, डेलिकेट पॉइंट कहें या हम कहें कि एक हल्का सा पोर लाइक कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होता है ना। पोर लाइक भी कहना ठीक नहीं होगा, उसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। सुना है कि नाम? क्या थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। नहीं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अभी आप ये समझ लीजिए केवल कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये यहाँ पे प्रेजेंट है और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, न्यूक्लियस, है ना। चलिए उसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। दूसरा ले लीजिए आप प्यूबिक सिम्फेसिस। प्यूबिक सिम्फेसिस ये ले लिए। प्यूबिक सिम्फेसिस क्या होता है? तो आपका जो कमर का बोन है उसको कहते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल दो हाथ में होता है ना। कम ये जो पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक गर्डल दो हाथ में। तो ये देखिए पेल्विक गर्डल हो गया। पेल्विक गर्डल में
इस तरीके से कुछ पेल्विक गर्डल होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना, ये इस तरीके से कुछ होता है, कुछ ऐसा है, एक हाफ है ना, रफ बना ये डायग्राम थोड़ा, ठीक है, थोड़ा और ये बनता, ये देखिए यहाँ प्यूबिक बोन होता है, ठीक है, और यहाँ इलियम होता है, यहाँ इस्चियम होता है, और ये आपका ये जो बोन है ना आपका, कौन सा बोन, थाई बोन को क्या बोलते हैं, फ्यूमर, तो ये फ्यूमर यहाँ फिट होता है, तो ये देखिए ये एक हाथ हुआ है ना, अब दूसरा हाथ देखिए बनाइए ऐसा, तो फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये कुछ ऐसा आएगा, फिर यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा आएगा, ओके, और यहाँ पर फिर आप दूसरा वाला भी रख दीजिएगा ऐसे, तो ये प्यूबिस बोन होता है, ये प्यूबिस बोन होता है ना, बनाने की आवश्यकता बहुत नहीं है, ये पढ़िएगा मूवमेंट लोकोमोशन में, ठीक, तो ये जो दोनों बोन हो गया, प्यूबिक बोन, ये एक बोन है लेकिन 3 बोन के फ्यूजन से बना है, ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जहां दोनों प्यूबिक बोन जुड़ते हैं इसी को क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फेसिस, और यहां पर ये आपका कौन सा कार्टिलेज है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, समझ गए, अब क्या होगा, देखिए ये है यहाँ वेजाइनल कनाल, ये देखिए यहाँ प्यूबिक सिम्फेसिस से बिल्कुल, तो जब पार्चुरेशन होगा है ना, बेबी का जब बर्थ होगा, तो ये जो वेजाइनल कनाल है इसको डायलेट करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, तो फैलाने के लिए इसको रिलैक्स करना पड़ता है, ये जो है ना ये थोड़ा ऐसे रिलैक्स हो जाएगा, ये कार्टिलेज ऐसे, तब जाकर के ये जो बर्थ कनाल में कन्वर्ट हो जाएगा, तब पार्चुरेशन होगा, तो ये जो डायलेशन है या रिलैक्सेशन है प्यूबिक सिम्फेसिस का, उसको करने के लिए एक खास हार्मोन की जरूरत पड़ती है, जिस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन, ठीक है, तो याद रखिए, दिस इज रिलैक्स्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रिलैक्सिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, बर्थ को पार्चुरेशन कहते हैं, उसके लिए टर्म होता है, तो प्यूबिक सिम्फेसिस आपने लिया, ये 2 कार्टिलेज आपने पढ़ लिया, एक हाइलाइन कर लिया और दूसरा आपने व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज पढ़ लिया, अब तीसरा आप ले लीजिए इलास्टिक कार्टिलेज, तो इलास्टिक कार्टिलेज में देखिए बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, है ना, इलास्टिक कार्टिलेज तीसरा, तो ये देखिए जी, नंबर 3 ये हो गया इलास्टिक कार्टिलेज, ये देखिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगा, है ना, तो देखिए ऐसा जगह जहां फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो जैसे इसके जो एग्जाम्पल होंगे कहाँ कहाँ रहेगा, तो देखिए ये रहेगा पिन्ना, ईयरलोब फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो यहाँ पे रहेगा पिन्ना, और कहाँ रहेगा जी, लैरिंग्स के अंदर, अगर आप ले रहे हैं वोकल कॉर्ड, तो वोकल कॉर्ड 2 प्रकार के होते हैं, ट्रू और फॉल्स, है ना, वोकल कॉर्ड, ठीक, तो चलिए इसके बाद आप ले लीजिए टिप ऑफ नोज, ये ले लीजिए, आंख और कान, आंख और नाक, है ना, नेचर ने जान के दिया है, मार झगड़ा हुआ, ठीक है, तो इधर चोट लग सकती है, इसमें इलास्टिसिटी है, चोट लगेगा तो जल्दी टूटेगा नहीं, है ना, नाक में जो बोन है वो यहाँ से शुरू होता है, इधर नेजल, उसके नीचे क्या है, कार्टिलेज है, समझ गए,
और तो ये आपने इलास्टिक कार्टिलेज का, और भी है, लैरिंग्स के अंदर जाएंगे है ना, तो आपको वहां पर मिलेगा लैरिंग्स में 9 कार्टिलेज होता है ना। लैरिंग्स को आप पढ़िएगा जब रेस्पिरेशन आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसमें 9 तरह के कार्टिलेज होते हैं, 9 तरह के नहीं 9 कार्टिलेज होते हैं, उनको अलग अलग में हम लोग बांट देते हैं। ठीक, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अभी इतना याद रखना है। और एक ले लीजिए नंबर 4, ये वाला, रिलैक्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रिलैक्सिन। रिलैक्सिन एक हार्मोन होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो इसके बाद चौथा ले लीजिए आप, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कार्टिलेज ये जो है नीट में नहीं आता है, लेकिन बाकी आप जितना भी बुक बनाएंगे एमसीक्यू तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज क्या होता है? ये हाइलाइन कार्टिलेज है जिसके ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाएगा तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, कैसे बनेगा? कैल्सिफिकेशन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। तो ये कैल्सिफाइड होता है, हार्ड हो जाएगा। ठीक, और जहां से क्वेश्चन आता है, इसमें एक एग्जांपल दिया रहता है, उसी से क्वेश्चन आता है ज्यादा। सुपरा एस्कापुला, सुपरा एस्कापुला, सुपरा मतलब ऊपरा, सुपरा मतलब ऊपर, और एस्कापुला जो होता है ना, ये क्या होता है? पेक्टोरल गर्डल का जो बोन होता है उसको वो एस्कापुला कहलाता है, एस्कापुला। ठीक, तो सुपरा एस्कापुला, और यहां से क्वेश्चन आता है, ये देखिए यहां से क्वेश्चन आता है। तो इस एग्जाम्पल को यहां खास याद रखना है कैल्सिफाइड के अंदर। तो कार्टिलेज का कार्यक्रम समाप्त हो गया यहाँ, है ना, कार्टिलेज खत्म। अब चलिए बोन की चर्चा करेंगे हम लोग। दूसरा जो आपका पैकेज में दिया हुआ है ना जी साहब, पैकेज खोल के बैठे हैं, है ना उसमें कि नहीं है? है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बोन की। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टच करके निकल गया है उसमें। चलिए कार्टिलेज के बाद अब हम लोग बात देखते हैं बोन। ऑस्टियोलॉजी, बोन की स्टडी अगर आप करेंगे तो ऑस्टियोलॉजी होता है बोन की स्टडी। ऑस्टियोलॉजी, ओके। अब फिर हम लोग यहाँ पे बात करें कि बोन के अंदर 2 पार्ट रहेगा, फिर क्या रहेगा? यहाँ एक मैट्रिक्स रहेगा और प्लस सेल्स रहेंगे। तो मैट्रिक्स की चर्चा मैं थोड़ी देर में करता हूँ, पहले सेल्स की शुरुआत करेंगे हम लोग। सेल को फिर आप कहेंगे ऑस्टियोसाइट्स। सेल्स आ गए, ये क्या हो गए? पहले ऑस्टियोब्लास्ट्स कहिए और फिर ये मैच्योर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑस्टियोसाइट्स। एक सेल होता है उसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट्स। ऑस्टियोक्लास्ट्स, ये देखिए, ये है ऑस्टियोब्लास्ट, ये है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो बोन एब्जॉर्बिंग सेल होते हैं, या सीधे कह दीजिए बोन को डिस्ट्रॉय करने वाला सेल। ठीक, और आपको पता है कि शरीर के अंदर, सेल के अंदर अगर डाइजेशन किसी चीज का कराना है तो उसके लिए लाइसोसोम बड़ा जिम्मेवार होता है। तो ये जो ऑस्टियोक्लास्ट्स होते हैं उनमें लाइसोसोम पाया जाता है, ये बोन एब्जॉर्बिंग सेल्स कहलाते हैं। ये हो गए बोन फॉर्मिंग, ये हो गया बोन एब्जॉर्बिंग सेल्स।
और विल बी रिच इन लाइसोसोम। लाइसोसोम इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आप ऑस्टियोसाइट्स ले रहे हैं, फिर ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो ये प्रेजेंट होते हैं इन स्पेस, जिसको कहा जाता है क्या? लेकिन याद रखिए कि 1 सेल पर लैकुना, अंतर है दोनों में। कार्टिलेज वाले में एक से ज्यादा था, यहाँ एक ही ठो रहेगा। अब ये जो लैकुना होता है, लैकुना ये बहुत सारा प्रोसेस निकालता है। ठीक, ये जो लैकुना है इसमें जैसे मान लीजिए कि ये सेल ऐसे था पहले, सेल हमेशा सीधा साधा ऐसे ही रहता है। इसको आप जब काम दे देते हैं तो ये बदल लेता है। जैसे नर्व सेल भी काम दे दिए थे तो बदल लिया था अपना, है ना, रंग रूप बदल जाता है, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये सेल ऐसा था और लैकुना भी ऐसा था। ये देखिए लैकुना, ये लैकुना बनाते हैं, ये भी ऐसा था। अब लैकुना जो है वो अपना रंग रूप बदल लिया। ये घर है इसका, इसी के अंदर रहना है। तो ये जो लैकुना है इसके अंदर चेंजेस आ गए। ये देखिए कैसे चेंज हो जा रहा है। तो आप ये जो लैकुना ऐसा चेंज हो गया, ये इस तरीके से देखिए चेंज हो गया ऐसे, ये देखिए ऐसा चेंज हो गया मान लो, है ना। या आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स है ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, हमारा पेन जैसा चला मैंने बना दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जो सेल है अंदर वाला ये भी पूरा फैल जाएगा इसके अंदर। तो इसका जो मेम्ब्रेन है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, उसका भी देखिए एक्सटेंशन हो जाएगा ऐसे। ये देखिए ये फैल गया, न्यूक्लियस यहां आ गया। ठीक, और देखिए सेल के बाहर में हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लेते हैं आप, हल्का सा लिक्विड रहेगा। ठीक, तो यहां पर भी हल्का सा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। समझ गए बात को? ठीक, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो लैकुना के ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस इधर कनाल के जैसा कुछ बना लिया, इधर भी कनाल के जैसा, ये कनाल के जैसा डेवलप कर लिया, छोटा छोटा कनाल। तो छोटा छोटा जो कनाल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसको कहते हैं कैनालिकुली, है ना, छोटा छोटा। तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये हो गया कैनालिकुली। ये देखिए, और ये क्या हो गए आपके ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोसाइट का ये कनालिकुली के अंदर ऑस्टियोसाइट का मेम्ब्रेन भी फैल गया। इसको आप बोलिएगा प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, प्रोटोप्लाज्मिक, ये देखिए प्रोसेस। ठीक, अब देखिए बहुत सारा बोन है, बोन के अंदर तो बहुत सारे सेल्स होंगे। तो बोन के अंदर बहुत सारा सेल हो गया, तो जैसे मान लीजिए कि ये लैकुना इस तरीके से, ये इधर देखिए ये दूसरा लैकुना आया, ये दूसरे लैकुना का कनालिकुली, फिर इसके अंदर भी देखिए ये सेल, ये देखिए, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहां पर है, देखिए ऐसे। तीसरा रहेगा, फैलाते जाइए इसको जितनी मर्जी आपको, ये फैला दीजिए इसको, है ना। यहां भी देखिए इस तरीके से इसको फैला दिए, फिर ये देखिए ऐसे, फिर फैल गया इसके अंदर भी। तो इस तरीके से देखिए ये ऐसा आ गया, फिर ये सेल आ गया, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है यहाँ, ये देखिए ऐसे। तो एडजेसेंट जो सेल्स जो स्पेस में रहता है, जो कनालिकुली में देखिए ओवरलैप है। अब क्या होता है कि हर सेल के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाना है, हर सेल के अंदर न्यूट्रिशन आपको भेजना है, हर सेल को खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे कोई पाइप लगाया, यहां कोई पाइप लगा दिया,
बोन है ना, बोन तो समझ लीजिए कि कंक्रीट का पिलर है, उसके अंदर आपको पानी का है ना और बिजली का तार दौड़ाना है, तो क्या डालिएगा पहले? पाइप या कंक्रीट है उसी में होल्ड कर दीजिए पूरा, ठीक। और इसको देखिए हमने क्या किया, इसके अंदर ब्लड दौड़ा दिया, ब्लड वेसल इसके अंदर डाल दिया, ये देखिए इसके अंदर हमने ब्लड वेसल डाल दिया, ठीक। अब सब जगह पाइप डाल के हर सेल में तो पहुंचा नहीं सकते, तो क्या हुआ, यहां जब हम डाल देंगे तो इस ब्लड से जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट अगर यहां आ रहा है, ध्यान दीजिए यहां, तो ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट है वो इस लिक्विड में घुल जाएगा कि नहीं? तो ये घुल जाएगा, तो ये यहां से ये लिक्विड होते 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 यहां चल जाएगा, बोलो चल जाएगा ना, यहां से यहां चल जाएगा, और फिर ये ऐसे घुल के यहां से यहां चल जाएगा, फिर यहां से दूसरी तरफ चला जाएगा, यहां से तीसरी तरफ चला जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे बोन के जो सेल्स हैं उनके अंदर, ठीक। इसीलिए नेचर ने, है ना, इन सबके घर की बालकोनी को, इन सबके घर को जोड़ दिया है, एक जगह डालेंगे सब जगह चला जाएगा, है ना, इंडिविजुअली हर सेल को पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। आपको क्या लगता है कि आपके शरीर में जो ब्लड वेसल है वो हर सेल में जाता है क्या? हर सेल में नहीं जाता, लेकिन आपके हर सेल को तो न्यूट्रिशन मिल जाता है ना, हर सेल को ऑक्सीजन मिल जाता है। कैसे मिलता है? तो नेचर ने देखिए उसकी भी व्यवस्था करी। नेचर ने क्या व्यवस्था किया, आपके बॉडी का देखिए ये सेल था, ये कोई मान लीजिए कि टिश्यू है, तो इस टिश्यू को, ये जो टिश्यू है इसको भी बाहर में लिक्विड के अंदर, इसको आप टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, उसके अंदर रख दिया, ये जो है ये टिश्यू फ्लूइड होता है, उसके अंदर रख दिया, समझ गए। और ब्लड कैपिलरी जो है वो ब्लड कैपिलरी यहां से गुजर रही है, ये ब्लड कैपिलरी गुजर रही है यहां से, ये देखिए ये ब्लड कैपिलरी यहां से गुजर रही है, ठीक। तो यहां से जो ऑक्सीजन आएगा, यहां से जो न्यूट्रिएंट आएगा वो इस ब्लड कैपिलरी से निकल के इसके अंदर घुल गया, पूरा देखिए फैल गया चारों तरफ, समझ गए। और ये ऑक्सीजन अब सब सेल में जा रहा है और सभी सेल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है इसी टिश्यू फ्लूइड के अंदर, और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर यहां आ गया, चला गया, समझे। तो ये जो मीडियम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं मिडिल मैन इन बॉडी, ये मिडिल मैन है, ठीक। ब्लड और इसके बीच में जो भी लेन देन यहां हो रहा है इसी के थ्रू हो रहा है, समझे। तो इसका अमाउंट और इसका कंपोजिशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसके अमाउंट में गड़बड़ी हो जाएगी, इसके कंपोजिशन में गड़बड़ी हो जाएगी तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक। तो जो व्यवस्था यहां पर है कि इसके अंदर डिजॉल्व होकर के सब सब्सटेंस घूमेगा, वही व्यवस्था नेचर ने यहां पर भी किया कि एक जगह डालेंगे और इसमें लिक्विड में डिजॉल्व होकर सब जगह फैल जाएगा, समझ रहे हैं? हाँ जी। बनाने वाला आर्किटेक्ट कैसा है, कितना दिमाग लगाया है ना, और ये अपने अपने होता गया धीरे 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 धीरे, ठीक। कोई वर्चुअल, कोई आपको रियल प्लांट दिखता है क्या? वहाँ आदमी बनता है, असेंबल होता है, जीएसटी देना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। धीरे धीरे नेचर ने इवॉल्व कराया ये सब। एक अमीबा बना होगा, है ना, तो अमीबा जो है, ठीक, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि एक अमीबा है, एक ही सेल में है, पानी में रहता है, डिजॉल्व चीज़ों को वो अमीबा अपने बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करता है और अपने सारी चीज़ों को उसी पानी में रिलीज कर देता है। मतलब पानी के थ्रू सब चीज़ हो सकता है और पानी में सब चीज़ घुल सकता है, ठीक। ये कितना बड़ा क्लू रहा होगा, समझ लीजिए, कितना बड़ा आइडिया रहा होगा कि क्यों ना हम शरीर के अंदर भी ऐसा ही व्यवस्था करें कि सेल जो है वो पानी के अंदर रहे और उसके अंदर डिजॉल्व होकर वहीं से एक्सचेंज हो। वही आइडिया देखो यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई तो जो है इस तरीके से होता चला गया।
और बोन में भी आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो देखिए सेल की बात होगी, ये आपका सेल हो गया, कनाली खुली किसको कहते हैं, है ना। और ये ब्लड, मैं ये बताऊंगा आपको आगे कि यह जो आपका पाइप है उस पाइप का क्या नाम होता है ना, ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हावर्सियन कनाल, बोल्ट्जमैन्स कनाल, अलग अलग आपको टर्म मिलेगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन। एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन, कोई एक लंबा बोन ले लीजिए, पैर का बोन, हाथ का बोन, उसकी एनाटॉमी देख लेते हैं। तो देखिए एनाटॉमी जब आप देखेंगे तो ये इस तरीके से मैं बना दूं इसको, थोड़ा एक बोन ऐसा हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये मान लीजिए कि ड्रॉ कर दिया है बोन। तो बोन का जो हिस्सा है ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये जो टिप, ठीक। अब देखिए इसके चारों तरफ हम पहले एक कवर चढ़ा देंगे ऐसे, ये देखिए ये कवर चढ़ा दिए। ध्यान दीजिए मैंने इसके यहां पे इसको लेकर नहीं गए, यहीं पर खत्म कर दिया। ये देखिए इधर भी हमने चढ़ा दिया ये इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। और ऊपर में यहां ये देखिए ये ऐसा लगा दिया, यहां पर भी ये लगा सकते हैं ऐसा। अब देखिए बोन के अंदर बोन मैट्रिक्स होता है, बोन मैट्रिक्स, है ना। और आपको बताया गया है कि जो मैट्रिक्स होता है वो सेल के सिक्रेशन होते हैं ब्लड को छोड़कर। तो बोन मैट्रिक्स में बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, है ना। मैं कंपोजिशन आपको बताऊंगा। तो बोन मैट्रिक्स का जो अरेंजमेंट है वो दो तरीके से होता है। एक है कि जो मैट्रिक्स निकल रहा है ना, तो मैट्रिक्स जो है वो निकल रहा है उसको एकदम लेयर में अरेंज करते चले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स जो निकल रहा है उसको एकदम लेयर में ऐसे मैट्रिक्स को अरेंज करते चले जा रहे हैं ऐसे, ये मैट्रिक्स को अरेंज कर रहा है। समझ लीजिए इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, उस इनऑर्गेनिक सॉल्ट को ऐसे अरेंज करते चले जा रहे हैं। तो ये तो बड़ा रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। और एक अरेंजमेंट ऐसा हो गया कि बिल्कुल ऐसे ऐसे, जहां हम ऐसे ऐसे, है ना, बार के रूप में ऐसे इरेगुलर तरीके से ऐसे अरेंज करते हैं, ठीक। अब आपको कहा गया कि डेंसिटी को जरा कंपेयर कीजिए कि डेंसिटी ज्यादा यहां होगा कि यहां होगा, इस ए में होगा कि बी में होगा। तो हम कहेंगे डेंसिटी ज्यादा है ना। ये कॉम्पैक्ट हो गया ना, यहां पे तो बड़ा रेगुलर पैकिंग करा दिए हैं ना आप मटेरियल का, यहां पे मटेरियल का बड़ा रेगुलर पैकिंग है, और यहां पे तो ऐसे ही है, समझ रहे हैं, ठीक। आपको मान लीजिए कि कोई एक ड्रम है, उसको भरना है ना, लकड़ी से भरना और बालू से भरना है। तो ज्यादा क्लोज पैकिंग किसमें होगा, बालू से ना होगा। लकड़ी भरिएगा तो है ना वो क्या हो जाएगा, बहुत क्लोजली तो पैक नहीं होगा बालू के जैसा, है ना। बालू को ऊपर तक भरे, फिर हिला दीजिएगा, फिर जगह फिर भर दीजिए, लकड़ी ऐसे होगा क्या, नहीं ना होगा, है ना। तो कॉम्पैक्ट पैकिंग कहाँ होगा, बालू वाला, ठीक। और स्पॉन्जी या लूज पैकिंग, बुझा गया बात। बोन का मैट्रिक्स जो होता है उसका डिपोजिशन, ये जो एपेक्स होते हैं ना बोन के ऐसे, ये देखिए ये इधर इधर ऐसे, ये देखिए इस एरिया में, इस एरिया में, यहां, ठीक। और ये एरिया बड़ा कॉम्पैक्ट होता है, ये एरिया में बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है, ठीक। अब आइए, ये एक स्ट्रक्चर मैं यहां पे बना दूं, और फिर यहां पर मैंने ये थोड़ा सा रेड रेड यहां लेबल कर दिया ऐसे,
ठीक है, लेबलिंग करेंगे तो सब समझ में आपको आएगा। और इसके बाद देखिए ये एक हमने यहाँ पे बनाया ऐसा, ऐसा बना दिए। और ये देखिए ये ऐसा बना दिए, बस हो गया। देखिए ये एक लंबा बोन है, तो लंबा बोन में ऊपर से नीचे तक हम लोग लेवलिंग करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले ये हो गया आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज कैसा कार्टिलेज होता है, ये कौन सा टाइप बताए थे आपको, यहाँ पे लिखे थे, बोलिए कैसा कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज का टाइप। अरे नहीं बाबा, क्या बोलते हो भाई, भूल गया। मैंने यहां लिखा था इस जगह पर हैलाइन कार्टिलेज, भूल गए। कौन सा टॉपिक मैं किस क्लासरूम में पढ़ाता हूं और बोर्ड के किस कोने में लिखता हूं, एक साल बाद भी हमको याद रहता है। ठीक, जैसे ये बच्चा आपका पहले ये बालक बैठा है ना, ये जब जिस बैच में था उस बैच में ये टॉपिक मैं बगल वाले क्लासरूम में पढ़ाया था, इधर वाले इसमें, याद आ रहा है? हाँ, तो साल भर बाद भी याद रहता है। और अभी आप लोग अभी का अभी भूल जाते हैं, कैसे काम चलेगा? हाँ जी, उम्र के साथ मेमोरी बढ़ता है कि घटता है? तो चलिए, ये हो गया आर्टिकुलेशन कार्टिलेज। अब देखो बाबू, ये जो बाहर वाला जो कवर आपने ले लिया, ये बाहर वाला कवर बोन के बाहर, ठीक है, सब मैं पूछता जाऊंगा आपसे। ये है पेरिओस्टियम, बताइए कैसा कनेक्टिव टिश्यू? पेरिओस्टियम अभी आप पढ़े, यहां लिखे थे, यहां भूल गए, सब भूल गया, पेज पलटना शुरू। चीटिंग एक्सपर्ट हैं आप लोग, हाँ जी। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बाहर वाला देखिए पेरिओस्टियम, और देखिए ये एक अंदर भी है, अंदर से भी, मतलब इसका मैं अगर ऐसे सेक्शन काट दूं, ऐसे टीएस ले लूं, तो ये ऐसा होगा बोन, ऐसा अंदर में हॉलो है, तो एक कवर बाहर है और एक कवर अंदर से है। तो बाहर वाला पेरिओस्टियम, अंदर वाला इंडोस्टियम, अंदर वाला क्या बोलेंगे, इंडोस्टियम बोल दीजिएगा, ठीक। अब आइए, और अंदर में ये जो कैविटी आप देख रहे हैं, अंदर में ये जो कैविटी देख रहे हो ना, ये अंदर में स्पेस है, ये जो कैविटी देख रहे हो, इसके अंदर बोन मैरो भरा रहेगा। ये मैरो कैविटी हो गई जिसके अंदर बोन मैरो रहेगा, ठीक। तो ये आपकी आ गई मैरो कैविटी, मैरो कैविटी मतलब बोन मैरो कैविटी, और इसके अंदर भरा रहेगा बोन मैरो। ये बोन मैरो एक्चुअली फैटी टिश्यू ही होता है ना, ये बोन मैरो भरा है। अब देखो बोन का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक, इसको हम कहते हैं इपीफाइसिस, इपीफाइसिस। तो ये वाला भी क्या होगा, इपीफाइसिस, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट हो गया, ये कहलाता है डाइएफाइसिस। इसको कहते हैं शाफ्ट, डाइएफाइसिस, शाफ्ट, ठीक। और ये कॉम्पैक्ट बोन होता है, ये होता है, देखिए जी, ये कॉम्पैक्ट बोन। यहां पर जो आप देख रहे हैं बोन मैट्रिक्स का, उसका अरेंजमेंट बड़ा ही रेगुलर तरीके से होता है, कॉम्पैक्ट होता है।
ठीक। और ये देखिए, ये जो आपका एपिफाइसिस था, ये हिस्सा क्या होगा? स्पॉन्जी बोन होगा। ये जो आपका आ गया जी, देखिए स्पॉन्जी बोन आ गया, क्योंकि मैट्रिक्स का अरेंजमेंट बहुत रेगुलर नहीं है। ठीक। और ये जो मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में है? तो ये मैट्रिक्स यहां बार या ट्रेबेकुला, ट्रेबेकुले के फॉर्म में है, ये है ना, बार के फॉर्म में है। ठीक। और देखिए, ये जो आपने डाइएफाइसिस ले लिया, ये शाफ्ट है और ये एपिफाइसिस हो गया। इसके दोनों के जंक्शन पर, ये देखिए, ये जंक्शन पर, यहां दोनों का जंक्शन क्या कहलाता है? बोलिए। ये जंक्शन डाइएफाइसिस ले लिए और एपिफाइसिस, यहां ये जंक्शन मेटा। इससे सवाल आया नीट में 2018। क्वेश्चन ये था कि बोन का आपकी जो लंबाई है ना, ठीक, 11 वाले बच्चे हो तो थोड़ा मोड़ा उनकी लंबाई बढ़ भी सकती है। ठीक। बाकी 12 पास वाले हैं, अब आपकी लंबाई नहीं बढ़ने वाली है। क्यों लंबाई नहीं बढ़ने वाली है? क्योंकि ये जो ट्रांजिशनल जोन है, इसको क्या बोलते हैं? एपिफाइसियल प्लेट। ये मेटाफाइसिस है ना, यहाँ एक एपिफाइसियल प्लेट होता है जो बड़ा एक्टिव होता है, और वो उसकी एक्टिविटी बोन को इलोंगेट करने के लिए जरूरी होता है। धीरे धीरे, है ना, एज बढ़ने के साथ ये क्या होता है? ये जो एपिफाइसियल प्लेट है जिसके कारण बोन इलोंगेट होता है, वो धीरे धीरे उसकी इरोजन हो जाती है, खत्म हो जाती है। और खत्म हो जाता है तो आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। ठीक। अब स्पेशली फीमेल में हम देख लें तो फीमेल में जैसे ही आपके ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। एस्ट्रोजन का लेवल कब होगा? जैसे ही प्यूबर्टी आएगी तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा तो इसका इरोजन हो जाएगा, इस प्लेट का। और जब इरोजन हो जाएगा तो उसके बाद आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, ज्यादा लंबाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है। तो यहां पर ये जो जंक्शन है, इसको आप क्या बोलिएगा? मेटाफाइसिस। ये ट्रांजिशन को, ठीक, ट्रांजिशन को मेटाफाइसिस। और ट्रांजिशन जो आप देख रहे हैं यहां पर एपिफाइसियल प्लेट, एपिफाइसियल प्लेट, ठीक, ये ग्रोथ या इलोंगेशन ऑफ बोन के लिए जरूरी होता है। ये कराता है क्या? इलोंगेशन ऑफ बोन। तो इसका जब इरोजन हो जाएगा तो बोन की जो इलोंगेशन है वो रुक जाएगी, है ना। तो चलिए, ये अब आपका आ गया जी, पेरियोस्टियम हो गया, इंडोस्टियम, मैरो कैविटी, बोन मैरो, है ना, स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन की मैट्रिक्स बार के फॉर्म में, और ये कॉम्पैक्ट बोन हो गया। कॉम्पैक्ट बोन में जो मैट्रिक्स होता है वो लेयर में होता है, और उस लेयर को लैमेला कहते हैं। लेयर को लैमेला, आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, उस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक। अब देखिए, ज्यादा ब्लड आने का जगह, देखिए ये वैस्कुलर होता है, पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम जो है वैस्कुलर होता है, इसमें ब्लड वेसल्स रन करते हैं। ठीक। अब देखिए, ये जो बोन आप देख रहे हैं, इसमें ज्यादा ब्लड आने का स्कोप कहाँ है? इस एरिया में है कि इस एरिया में है? ये बीच वाला एरिया डाइफाइसिस में है कि एपिफाइसिस में है? ज्यादा वैस्कुलर होने का स्कोप कहाँ है? इधर है, समझे। अब सवाल ये आता है कि आप लोग सुने होंगे कि ब्लड का फॉर्मेशन तो बोन मैरो से होता है, और बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो कौन वाला बोन मैरो ब्लड बनाता है? रेड बोन मैरो, है ना। तो अगर लॉन्ग बोन में देखिए, ब्लड जो फॉर्मेशन होती है, ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को हीमोपोएसिस कहा जाता है ना।
ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को हीमोपोएसिस। और हीमोपोएटिक्स जो साइट होते हैं उसमें बड़ा बदलाव होता है। आप जब एम्ब्रायोनिक कंडीशन में होते हैं तो सबसे पहले ब्लड के सेल्स बनने की शुरुआत कहाँ होती है? योक सैक से होती है। योक सैक का आपके बॉडी में कोई रोल नहीं है, योग की जरूरत थोड़ी ना है आपको, है ना। ह्यूमन के अंदर, यूथेरियन के अंदर तो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है ना, एम्ब्रियो, उसी से उसको न्यूट्रिशन मिलने वाला है, ठीक। लेकिन डेवलपमेंट के दौरान तो सबसे पहले वहां से शुरुआत होती है ब्लड बनने की प्रक्रिया, ब्लड सेल बनने की प्रक्रिया, ठीक है ना। फिर वहां के बाद चेंजेस होता रहता है ब्लड बनने के साइड्स में, है ना। कैसे हुआ आपको आगे बढ़ाऊंगा। अभी जैसे जब आप इस एज में पहुंच जाते हैं, ठीक है, 15, 16, 17 के एज में आप पहुंच गए, तो आपके ब्लड फॉर्मेशन साइट में फिर ट्रांजिशन होता है, बदलाव आता है। लॉन्ग बोन से ब्लड फॉर्मेशन फ्लैट बोन में शिफ्ट होने लगता है धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है। फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन मतलब हाथ पैर का बोन, फ्लैट बोन का मतलब स्टर्नम हो गए, रिब्स हो गए, ये सभी फ्लैट बोन, उनमें धीरे फिर बोन फॉर्मेशन। तो अगर आप लॉन्ग बोन ले रहे हो तो लॉन्ग बोन में यहां पर रेड बोन मैरो पाया जाता है, इस हिस्से में ज्यादा वैस्कुलर है ना, ज्यादा ब्लड आएगा तो लाल दिखेगा, ऐसे भी याद रखिए। तो ये रिच इन यहां पर क्या होगा? रेड बोन मैरो। और यहां जब रेड बोन मैरो होगा तो यहां से ही हीमोपोएसिस का काम होगा, ब्लड फॉर्मेशन का काम, ठीक। तो ये तो एक एनाटॉमी हो गई लॉन्ग बोन की, और उसमें आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने चाहिए, खासकर कॉम्पैक्ट बोन किसको कहते हैं, और कौन सा बोन था, स्पॉन्जी बोन किसको कहते हैं, एपिफाइसिस क्या है, डाइफाइसिस क्या है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। सर ये ट्राइबोक्ली बार कैसा होता है? क्या ट्राइबोक्ली और जो बार, अरे ये जो बार है, देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैट्रिक्स का अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से हो रहा है, और दूसरा मैट्रिक्स का अरेंजमेंट क्या है, मान लीजिए कि ये कोई एक सेल है, ये मैट्रिक्स निकाल रहा है ना, मैट्रिक्स बन रही है, तो बन रही है तो क्या है, ये बन रही है, डिपॉजिट होते जा रहा है, फिर इधर से डिपॉजिट होते जा रहा है, इधर से इरेगुलर हो गया, है ना। बहुत सारा ऐसा पेन को लिए, एक तो है कि पेन को लेकर के और बिल्कुल ऐसे हम इसको पैरेलल अरेंज करके बंडल बांध दे, तो हम क्या बोलेंगे, पेन का अरेंजमेंट बड़ा रेगुलर है ना। एक क्या है, 10-20 पेन लेके ऐसे ही फेंक दिए एक जगह, है ना। एक तो बैग में ऐसी पेन उठाए डाल दिए, तो वहां रेगुलर रहेगा, नहीं रहेगा, कहीं ऐसे रहेगा, कहीं ऐसे रहेगा, कहीं ऐसे रहेगा, कहीं ऐसे रहेगा, है ना। तो कॉम्पैक्ट फिटिंग तो वहां होगी नहीं, समझ गए। तो वही हम कहते हैं कि ये बार के फॉर्म में है, ठीक। तो ये हो गई आपकी एनाटॉमी। और अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है कि इसका जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट देंगे, तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तब बोन में सेल का प्लेसमेंट कैसा होगा और लैमेला कैसे बनेंगे, है ना। ब्लड वेसल्स और नर्व को पास कराने के लिए, ठीक, वहां डक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, है ना। वोल्कमैन्स कैनाल क्या होगा, हावर्सियन कैनाल, हावर्सियन सिस्टम, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो सब हम लोग फिर अगली क्लास में करेंगे। चलिए जी, तो आज का कार्यक्रम हो गया आपका।